नमस्कार, मैं डॉक्टर यदु शर्मा आज आपके समक्ष अधिगम के सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत लेकर उपस्थित हूँ। मैंने इस वीडियो में थॉर्नडाइक के सिद्धांतों को सरलतम विधि से उपयुक्त उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जैसा आप सभी जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांतों में थॉर्नडाइक का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखता है। आइए हम इस महत्वपूर्ण प्रकरण को अधिगम करने का अर्थात सीखने का प्रयास करते हैं। अधिगम के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है, एक व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा संज्ञानात्मक सिद्धांत। जब हम अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों की बात करते हैं तो अधिगम के जो व्यवहारवादी सिद्धांत हैं उन्हीं को अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत भी कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि व्यवहारवादी सिद्धांत कौन से हैं या संबंधवादी सिद्धांत कौन से हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, ये दोनों एक ही सिद्धांत के नाम है, चाहे उसे व्यवहारवादी सिद्धांत कह दें या संबंधवादी। इस वर्ग के सिद्धांत वस्तुतः सीखने की प्रक्रिया को उद्दीपन व अनुक्रिया के बीच के संबंध या बंधन बनाने के रूप में स्पष्ट करते हैं। आगे जब हम स्किनर, पावलोव उनकी भी जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ एसआर बॉन्ड थ्योरी है। स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स के बीच में बंधन जितना अधिक प्रभावी होगा, जितना उसका सुदृढ़ीकरण होगा, उतना ही अधिगम प्रभावी होगा। तो व्यवहारवादी सिद्धांतों का यह मानना है कि सीखना और कुछ नहीं, सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच बंधन या संबंध का परिणाम। दूसरी तरफ जो संज्ञानात्मक विचारक हैं, जैसा कि इसके नाम से विदित हो रहा है, संज्ञानात्मक सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में समझ व सूझ की भूमिका पर अत्यधिक जोर देता है। वो कहता है कि जो लर्निंग है, अधिगम है, वो हमारे कॉग्निशन पार्ट के द्वारा प्रभावी होती है। प्रयास करने का उस पर कहीं कोई प्रभाव नहीं होता है, बल्कि हम अपनी समझ और सूझ के माध्यम से प्रभावी तरीके से सीख पाते हैं। और संज्ञानात्मक सिद्धांत का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था वो गेस्टाल्ट संप्रदाय से प्रभावित रहा। आगे इसको भी हम विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सीखने के जो प्रमुख सिद्धांत है जिन पर हम वीडियो में चर्चा करेंगे, उसमें थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, हल का प्रबलन सिद्धांत, गुथरी का समीपता सिद्धांत, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत, लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, गैने का अधिगम सोपानिक सिद्धांत, टॉलमेन का अधिगम सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये टेबल मैंने आपके सामने इसलिए प्रस्तुत किए कि इनमें से भी प्रश्न अगर बनते हैं तो आप आसानी से याद कर लें कि कौन सा सिद्धांत किस विचारक का है, और अलग अलग वीडियो पर हम इसमें चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत की। सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रवर्तक पूछा जा सकता है, तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने किया था। इसमें जो प्रश्न बनते हैं उसमें कई बार थॉर्नडाइक के नाम को ही कई तरीके से पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखें कि इनका पूरा नाम था एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। इसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, यानी व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहते हैं, संबंधवादी सिद्धांत भी कहते हैं, और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कह सकते हैं। अब उद्दीपन अनुक्रिया से क्या आशय है? इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपन प्राणी के समक्ष उपस्थित होता है तब वह उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। जैसे सपोज करें कि आपको बिल्ली से या छिपकली से, किसी भी जानवर से डर लगता है, जैसे ही वो आपके सामने उपस्थित होता है तो आपका तुरंत रेस्पॉन्स होता है कि आप डर जाते हैं, इवन आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब ये जो एक एक्शन के प्रति जो आपका रिएक्शन है, उन दोनों को कंबाइंड करने की बात इस सिद्धांत के अंतर्गत कही गई है। अब अगर प्रतिक्रिया के सही अथवा संतोषजनक होने पर उसका संबंध उस विशेष उद्दीपन से हो जाता है जिसके कारण प्रतिक्रिया की गई है। यदि हमें प्रतिक्रिया के दौरान संतोष की प्राप्ति होगी तो हमारी कंडीशनिंग उस विशेष उद्दीपन के साथ हो जाएगी, और अगर संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी तो हमारी कंडीशनिंग उस उद्दीपन के साथ नहीं होगी। तो अधिगम की प्रक्रिया के दौरान यानी सीखने की जो प्रोसेस चलती है उसमें उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच बंधन या संबंध बनते हैं, उसे ही उद्दीपन अनुक्रिया बंध कहते हैं। जैसे क्लास में एक टीचर का आना उद्दीपन का काम करता है। अगर टीचर प्रभावी तरीके से पढ़ाता है तो आप देखेंगे उसके द्वारा जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है वो कितना ही जटिल क्यों ना हो, आपको अगर उसके साथ अगर कंडीशनिंग सही है तो उसका स्टिमुलस आपको सही रेस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करता है और परिणाम आपको आनंद देते हैं। आपका कंसेप्ट क्या होता है, क्लियर हो जाता है। जैसे जैसे परिणाम संतुष्टि देते हैं वैसे वैसे उस अध्यापक के साथ, उस विषय के साथ आपका बंध जो है वो मजबूत होता जाता है। तो परिणाम जितने संतुष्टि देंगे बंध उतना ही मजबूत होगा। अर्थात कहने का आशय कि उद्दीपन अनुक्रिया का जो बॉन्डिंग होगी उस बॉन्डिंग में संतोषजनक परिणाम होना अनिवार्य है। जब किसी विशेष उद्दीपक अथवा विशेष अनुक्रिया के
बीच बंधन बन जाता है, तब उस विशेष उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर जीव उससे संबंधित विशेष अनुक्रिया को शीघ्रता से सीखता है। दूसरा एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं, जैसे परीक्षा के समय में जब आप सेंटर पर जाते हैं, आप जो भी आपके आराध्य देव हैं उनको नमन करके जाते हैं, और जब आप परीक्षा हॉल में घुसते हैं तो सारी मेहनत को भी भूल जाते हैं, टीचर्स के प्रयास को भी भूल जाते हैं और उस आराध्य देव पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, और बाई चांस जो आप पढ़ के जाते हैं वही वहां पेपर में आ जाता है। अब वहां आपको जो उद्दीपन मिला वो आपकी अनुक्रिया क्या होती है कि आज मेरी प्रार्थना सफल हो गई, मेरे प्रभु ने मेरी मांग को स्वीकार कर लिया, और आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं। अब विशेष अनुक्रिया क्या हो गई, अगला कोई भी परीक्षा फॉर्म भरते हैं तो आप वही चीज वापस रिपीट करते हैं, जैसे उसी वही ड्रेस वापस पहन के जाते हैं जिसको पहनने पर आपको सफलता मिली थी। तो इस तरह से वो आपके एक ड्रेस कोड बन जाता है। ये तमाम चीजें, यानी उद्दीपक अगर विशेष अनुक्रिया के बीच में बंधन के साथ जुड़ जाता है तो आप उस विशेष अनुक्रिया को आत्मसात कर लेते हैं और उसको अपने विशेष उद्दीपन के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के उद्दीपक अनुक्रिया बंधनों का बनना ही सीखना है। इसी को हम एसआर बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। बच्चा जब छोटा होता है, प्राइमरी नर्सरी स्कूल में टीचर जब पढ़ाते हैं तो उनको जो भी चीज लर्न कराते हैं उसके लिए उनके लिए एक चॉकलेट रखी जाती है, एप्रिसिएशन रखा जाता है, क्लैपिंग करवाई जाती है। ये तमाम चीजें उसको विशेष बंधन दिए जाते हैं, उन बंधनों से उसकी उद्दीपन अनुक्रिया करने की क्षमता बढ़ती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि का परिणाम है, इसलिए इसी सिद्धांत को प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया है, तो ध्यान रहे ये सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। अब ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत इसको क्यों कहा गया, उसका कारण ये जो आप स्लाइड आपके सामने उसमें आप देख रहे हैं कि थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। ये सब आपने बीएड में पढ़ रखा है। इसमें मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में लिया और इसको चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है कि थॉर्नडाइक ने अपना ये प्रयोग एक भूखी बिल्ली के ऊपर किया। उसने भूखी बिल्ली को एक ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया जिसका दरवाजा एक लीवर को दबाने पर खुलता था। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है, जो रेड आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, उसका मतलब है कि बिल्ली नंबर 1 भूखी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए बिल्ली को आपने खूब मलाई और दही चटा के, रबड़ी चटा के वहां पिंजरे में बंद कर दिया तो बिल्ली प्रयास नहीं करेगी। प्रयास कब करेगी, जैसे जैसे उसकी भूख की मात्रा बलवती होगी वैसे वैसे उसके प्रयासों की मात्रा भी बढ़ेगी। उसने एक भूखी बिल्ली को एक ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया जिसका जो दरवाजा है वो लीवर को दबाने पर खुलता था। पिंजरे के बाहर उसने क्या किया, एक तश्तरी में खाना इस प्रकार से रख दिया कि बिल्ली खाने को देख और सूंघ सकती है, लेकिन उसको पकड़ने का अगर प्रयास करती है तो उसको पकड़ में नहीं आता, यानी खाने को अपने पास नहीं ला सकती। पिंजरे से बाहर आने पर ही वो भोजन की प्राप्ति कर सकती है। अब इस भोजन को प्राप्त करने के लिए पिंजरे में बिल्ली को बंद करने पर बिल्ली ने पिंजरे में इधर उधर दौड़ लगाई और उछल कूद की। अचानक उसका पैर लीवर पर चला गया और दरवाजा खुला। बिल्ली ने बाहर आकर भोजन किया। थॉर्नडाइक ने शीघ्रता से फिर प्रयास किया और दूसरे प्रयास के लिए बिल्ली को पुनः पिंजरे में बंद कर दिया। पुनः ये प्रयोग दोहराने पर उछल कूद की जो मात्रा या प्रयासों की मात्रा है उसमें कमी आ गई। अब बिल्ली को समझ में आ गया कि ये लीवर का बटन है, मुझे चारों दिशाओं में कूदने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मुझे अब सीधा लीवर को दबाना है और दरवाजे से बाहर आना है। तो थॉर्नडाइक ने ये देखा कि अनावश्यक अवांछित क्रियाओं को कम करने की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगी, यानी जैसे जैसे अधिगम होने लगा वैसे प्रयासों की मात्रा भी कम हुई और त्रुटियों की मात्रा भी कम होने लगी। इस प्रयोग से थॉर्नडाइक ने पाया कि बिल्ली के द्वारा पिंजरा खोलने में उद्दीपन व वांछित अनुक्रिया के बीच में एक बंध बन जाता है। अर्थात अगर बाहर भोजन नहीं होता, भोजन की सुगंध नहीं होती, प्रेरणा नहीं होती, बिल्ली को स्वयं भूख नहीं होती जो उद्दीपक का काम कर रही थी, तो बिल्ली ये तमाम प्रयास नहीं करती। तो इस प्रयोग के माध्यम से अगर मैं इसको शिक्षा से कनेक्ट करती हूँ तो थॉर्नडाइक का कहना है कि सीखने के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं। नंबर 1, बिल्ली भूखी होनी चाहिए, अर्थात सीखने के लिए प्रेरणा होनी चाहिए। विद्यार्थी जब तक अंदर से प्रेरणा प्राप्त नहीं करेगा, सीखने की उसके अंदर ललक नहीं होगी, तब तक आप विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। और बिल्ली की भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन होना चाहिए, उसी प्रकार सीखने के लिए पुनर्बलन होना चाहिए। विद्यार्थी अगर ये प्रेरणा लेकर विद्यालय में आता है, कॉलेज में आता है कि मुझे पढ़ना है या सीखना है या समझना है, तो प्रेरणा के रूप में हमें उसे पुनर्बलन के रूप में सीखने की जो परिस्थिति है वो उसके सामने रखनी चाहिए, ताकि वो अपनी उस भूख को, ज्ञान की भूख को शांत कर सके। तो सीखने के 2 प्रमुख आधार कि सीखने के लिए प्रेरणा होनी चाहिए, अर्थात बिल्ली भूखी होनी चाहिए, और सीखने के लिए पुनर्बलन होना चाहिए, अर्थात भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन होना चाहिए। अब इसके आधार पर सीखने की प्रक्रिया के थॉर्नडाइक ने कुछ सिद्धांत निर्धारित किए। थॉर्नडाइक के प्रयोग के आधार पर जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, पहला सिद्धांत आया, इसमें बहुत प्रश्न बनते हैं, चालक।
कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इस प्रयोग में चालक का काम किसने किया। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि बिल्ली भूखी होनी चाहिए, अर्थात इस प्रयोग में भूख ने चालक का कार्य किया, जिसे पिंजरे ने के बाहर रखे भोजन ने अधिक सक्रिय किया। जितनी ज्यादा भूख की तीव्रता होती है उतना ही आपके प्रयास क्या होते हैं, और बढ़ते हैं, तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। आप किसी पार्टी को अटेंड करके आए, उसके बाद माँ पूछती है लंच में क्या लेंगे, डिनर में क्या लेंगे, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है, आपकी भूख शांत है, तो आप कहते हैं नहीं आज खाना, किसी को भी खाने की जरूरत नहीं, बनाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी भूख बलवती है तो आप चाहते हैं कि आपकी डाइनिंग टेबल पूरी शानदार आइटम से सजे। तो कुल मिलाकर जो भूख है वो चालक का काम करती है। ऐसे ज्ञान की भूख अगर आपके अंदर है तो आप सक्रिय होंगे पढ़ने के लिए। दूसरा, लक्ष्य। थॉर्नडाइक के इस प्रयोग में पिंजरे से बाहर आकर भोजन प्राप्त करना बिल्ली का लक्ष्य था। अभी जैसे अभी रीट का एग्जाम है, महाकुंभ है एक तरह से विद्यार्थियों के लिए, और आप सभी का लक्ष्य है उसमें सफल होना। तो आप चालक, आपका क्या है, सरकारी नौकरी प्राप्त करना, वो चालक का काम कर रहा है। और लक्ष्य आपका क्या है कि इस रीट का जो एग्जाम है, इसके जो आपके सामने चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह को भेदना, यह आपका लक्ष्य है। अब जिसका गोल जितना ज्यादा प्रभावी होगा वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति उतनी आसानी से कर पाएगा। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अवरोध। बिल्ली के लिए पिंजरे में बंद होना, अर्थात पिंजरे की जो सलाखें वो अवरोध है लक्ष्य प्राप्ति में। ऐसे ही बालक के सामने अवरोध क्या है कि जब तक वो किसी कंसेप्ट को ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार 6 जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनके आधार पर नहीं उनसे लिंक करता, तब तक वो सीख पाने में समर्थ नहीं होता। जो आप सभी जानते हैं, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, ये तमाम चीजें जब तक आपस में इंटरलिंक नहीं होती, 3H की संकल्पना आपस में नहीं जुड़ती, तब तक वो अवरोध बना रहता है। अनियमित क्रियाएं। उस अवरोध को मिटाने के लिए बिल्ली के द्वारा जैसे अनियमित क्रियाएं की गई, पिंजरा खोलने के लिए उसने पहले क्या किया, अनियमित उछल कूद की, और अचानक उसे क्या हुआ, चांस सक्सेस मिली, संयोगवश सफलता मिली, और बिल्ली का जैसे ही पैर लीवर के ऊपर गया, पंजा उसने जैसे लीवर पर रखा और वो पिंजरे से बाहर आ गई। जैसे ही वो बाहर आई तो उसको क्या मिला, भोजन प्राप्त हो गया। अर्थात धीरे धीरे बिल्ली ने क्या किया कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट, सही अनुक्रियाओं का चयन करना सीख लिया। खटके को दबाना उसको आ गया, और अब उसको जब जब भी बंद किया जाता, जैसे ही उसको भूख लगती तो वो ना तो उछल कूद करती ना इधर उधर जाती, सीधा वो लीवर पर पैर रख के बाहर आकर भोजन प्राप्त कर लेती। ऐसे विद्यार्थी विद्यालय में आया, उसको अगर ये प्रोसेस समझ में आ गया कि सीखना क्या है, समझना कैसे है, ज्ञान का कैसे उपयोग करना है, तो वो क्या करता है, अपने ढंग से सारी चीजों को समझने का प्रयास करने लगता है और पहचानने लगता है। और उसके बाद जो अंतिम स्थिति होती है थॉर्नडाइक के अनुसार, वो होती है फिक्सेशन की, दृढ़ीकरण की। सभी गलत अनुक्रियाओं को त्याग कर लीवर को खोलने का जब वो ढंग सीख जाता है तो केवल सही अनुक्रियाओं को सुदृढ़ करता है। आपने अभी एग्जाम का फॉर्म भरा, मान लीजिए 3rd ग्रेड का भरा, आप पास हो गए। जब आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे थे तो जहां जो कुछ मिल रहा था उसको आप बटोरने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब आप एग्जाम दे देते हैं उसके बाद आपको सफलता मिल जाती है तो आपको पैटर्न पता लग जाता है कि मुझे क्या पढ़ना है। फिर आप सेकंड ईयर भरते हैं, फर्स्ट ईयर भरते हैं, फिर आप जब तैयारी करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर होता है, और प्रॉपर सिलेक्शन करके आप उसके साथ फिक्सेशन करते हैं और निरंतर सफलता की तरफ अग्रसर होते हैं। तो थॉर्नडाइक का जो ये प्रयोग है, इसको अगर मैं निष्कर्ष के रूप में बताना चाहूं तो सीधी सिंपल बात है, 4 बिंदु इसमें आप ध्यान रखें। नंबर 1, थॉर्नडाइक का ये मानना है कि अधिगम में प्रयास और त्रुटि निहित रहते हैं। अगर हम प्रयास करेंगे तो ऑब्वियस से त्रुटि होगी, लेकिन जैसे जैसे प्रयासों की मात्रा बढ़ती जाएगी त्रुटि की मात्रा कम होती जाएगी, और त्रुटि की मात्रा कम होगी इसका मतलब अधिगम प्रभावी होगा। नंबर 2, अधिगम संबंधों या बंधनों के बनने का परिणाम है। जितने संबंध और बंधन मजबूत होंगे, इनमें आपस में बॉन्डिंग होगी, उतने ही बेहतर परिणाम आएंगे। अर्थात परिणाम अगर संतुष्टि देंगे तो बंधन और ज्यादा मजबूत होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें है, अधिगम सूझयुक्त न होकर उत्तरोत्तर क्रिया का परिणाम है। थॉर्नडाइक का ये मानना था कि अधिगम में इंसाइट जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि जितना प्रयास करते हैं उतना ही धीरे धीरे त्रुटि की मात्रा कम होती जाती है और आगे आप प्रोग्रेस करते जाते हैं। और अंतिम बात जो इसमें महत्वपूर्ण है, अधिगम संज्ञान पर आधारित न होकर प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष के माने कि स्टिमुलस जो होता है, उद्दीपन जो होता है, वो आपको प्रभावी क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे अभी आपकी परीक्षा की डेट निर्धारित है, अब वो डेट आपके लिए स्टिमुलस का काम कर रही है। अब आप 24 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन थकान नहीं हो रही, आपको लगता है कि दिन इतना बड़ा है, मुझे इतनी सही तैयारी करनी है। लेकिन इससे पहले 5 महीने पहले क्या स्थिति थी, 6 महीने पहले जाए तो क्या स्थिति थी। जब तक वो डेडलाइन नहीं आती तब तक हम कार्य करने के लिए अभी प्रेरित नहीं होते। अर्थात उद्दीपन का होना अनिवार्य है, तभी बालक सही ढंग से अनुक्रिया कर पाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप अपने साथियों के साथ शेयर करें,
वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें